प्रणाम मित्रों। लोग ओशो के वचनों और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। अपनी प्यास और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और ऊपर उठाने के लिए और गहराने के लिए वह किसी शिविर से जुड़ते हैं, ध्यान संचालक से जुड़ते हैं। क्योंकि ओशो इस वक्त देह में मौजूद नहीं है, तो उनका सीधा संपर्क शिविर में संचालक से होता है। ऐसे में शिविर संचालक की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वह ओशो के कार्य को आगे लेके चल रहा है, नए लोगों में बांट रहा है, नए लोगों को समझा रहा है। इतना ही नहीं, वह जो व्यवहार करेगा, उसका जैसा व्यक्तित्व होगा, ऐसे ही ओशो की छवि निर्मित होगी और ऐसे ही वो सोचेंगे जो नए लोग हैं कि ये इसने ओशो से क्या सीखा है। तो ऐसे में शिविर संचालक की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वह सिर्फ अपनी छवि नहीं बना रहा, वह ओशो की छवि भी निर्मित कर रहा है। वह सिर्फ ध्यान विधियां नहीं करा रहा, वह ये भी तय कर रहा है कि ध्यान विधियों का कितना असर होता है। क्योंकि यदि वह एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगा, तभी सामने वाले पर असर पड़ेगा कि हाँ, इन ध्यान विधियों को करके कुछ हासिल होता है। क्योंकि संचालक एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कहीं ना कहीं ओशो का, ओशो की ध्यान विधियों का। ऐसे में उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि एक शिविर संचालक को कैसा होना चाहिए, क्या उसकी खूबियां होनी चाहिए। ध्यान शिविरों में संचालक ओशो की ध्यान विधियां सिखाता है। तो ऐसे में संचालक का काम सिर्फ ध्यान विधि सिखाना नहीं होना चाहिए कि कैसेट प्ले कर दी या सीडी प्ले कर दी, कि ध्यान विधि के बारे में बता दिया। वह खुद भी ध्यानी होना चाहिए। बोलना बताना एक बात है, लेकिन खुद ध्यानी हो जाना दूसरी बात है। तो संचालक को देख के ही सामने वाले बैठे के अंदर ये ध्यान की जो प्यास है बढ़ जानी चाहिए, ये एक छवि बननी चाहिए। क्योंकि जो संचालक खुद ध्यानी नहीं होगा, वह कभी भी अच्छा ध्यान नहीं करा सकता। हाँ, ओशो किस विधि पर बोल अच्छा सकता है, इतना कर सकता है, लेकिन यदि वह खुद ध्यानी नहीं है, तो वह असर सामने वाले पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए ओशो का जो ध्यान शिविर संचालक है, वह सिर्फ ध्यान के बारे में बताए ही नहीं या ध्यान विधि कराए ही नहीं, बल्कि खुद भी गहरा ध्यानी हो। और यदि वह गहरा ध्यानी नहीं है, तो कभी भी संचालन ना करे। शिविर संचालक यदि ध्यान की किसी विधि को कराता है, तो उसको उसका पूरा अर्थ पता होना चाहिए। जी हाँ, खाली एक विधि को करा देना काफी नहीं है, चला देना काफी नहीं है। उसको उस विधि के वैज्ञानिक पहलू भी पता होने चाहिए, क्योंकि आप उस बात को रख पाएं कि ओशो ने विधि बनाई तो क्यों बनाई, कैसे बनाई, साथ में इसके लाभ क्या हैं, इसके मनोवैज्ञानिक लाभ क्या हैं, इसके शारीरिक लाभ क्या हैं, या इसके मन के ऊपर क्या लाभ हैं, और इस विधि का क्या मतलब होता है। तो उसको उस विधि को एलॉबरेट करना आना चाहिए, उसको समझाना आना चाहिए, और उसके सारे लाभ पता होने चाहिए। साथ में ये भी पता होना चाहिए किसके लिए बेनिफिशियल है, या इस ध्यान को कोई कर सकता है या कौन नहीं कर सकता। क्योंकि कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो सबके लिए नहीं होती हैं, या किसी इंजरी के चलते, किसी दर्द के चलते किसी को वो विधि नहीं करनी चाहिए। तो संचालक को यह भी पता होना चाहिए कि ये जो वह ध्यान विधि करा रहा है, किसी के लिए गलत असर ना करे। तो उसको उस ध्यान विधि के बारे में, उसका प्लस माइनस, साधक के लिए सब कुछ पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, जो विधि एक संचालक करा रहा है, अगर उसमें एक तुलनात्मक अध्ययन भी हो, तो बहुत अच्छा असर पड़ता है। माना कि आपको ओशो की ध्यान विधियां आती हैं, लेकिन बहुत अच्छा हो यदि आपने अन्य लोगों की भी ध्यान विधि की हो, फिर वे कोई गुरु हो या कोई समाज हो या कोई भी, यदि आपने कुछ और विधियां भी किसी और गुरु की या किसी और की करी हुई हैं, तो ऐसे में आप एक कंपैरिजन कर पाते हैं। क्योंकि ध्यान शिविरों में लोग भिन्न भिन्न धर्मों से या भिन्न भिन्न गुरुओं से या आश्रम से लोग आते हैं। ऐसे में वो भी कुछ ध्यान करके आए होते हैं। माना कि एक शिविर संचालक की ड्यूटी ओशो का ध्यान कराने की होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है यदि वह डिफरेंट डिफरेंट जो लोग आए हैं उनको सुनकर, उनको समझकर ओशो की ध्यान विधियों को ठीक से परोस सके। और यह आप तभी कर पाएंगे यदि आपको बाकियों के बारे में भी पता है, क्योंकि जो दूसरा इंसान दूसरी जगह से आया है, उसके भी कुछ अपने अनुभव हैं। वो कंफ्यूज होता है कि वो ठीक है कि ये ठीक है।
तो ये कहना कि ओशो वाला ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसको आप तर्कपूर्ण, वैज्ञानिक ढंग से रख पाते हैं तो और अच्छा होता है कि ये उसकी विधि से या जो वो कहीं से करके आया है, सीख के आया है, ये विधि, ओशो की विधि उससे बेहतर क्यों है? तो अगर ये एक संचालक समझा पाएगा, तो सामने वाले में गहरा असर पड़ेगा और वो समझेगा कि हाँ, वाक़ई ये संचालक को जानता है, ओशो की विधियाँ बहुत असरकारक हैं। तो इसीलिए ओशो की विधियों को जानने के साथ-साथ यदि संचालक बाकी अन्य विधियों को, अन्य गुरु की विधियों को या जो सो कॉल्ड तथाकथित लोगों जो सिखा रहे हैं मार्केट में, उनको भी जानता है, तो वह अपने साधकों को, ये सामने बैठे वाले जो शिविर में आए हैं, उनको अच्छे से समझा सकता है और ओशो को उन तक पहुँचा सकता है। शिविर संचालक को ध्यान विधियों के साथ-साथ एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। जी हाँ, ओशो एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। सच तो यह है कि सबसे पहले लोग ओशो की वाणी की ओर आकृष्ट होते हैं। तो माना कि वो महासागर हैं, हम एक सन्यासी हैं, संचालक हैं, तो बूंद तो हो सकते हैं। तो आपका बोलना, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी भाषा इतनी खूबसूरत हो, इतनी ध्यानपूर्ण हो या इतनी गहरी हो कि सामने वाले के भीतर तक उतरे। तो लगना चाहिए कि आप ओशो के सन्यासी हैं और खासकर सन्यासी नहीं, संचालक हैं। क्योंकि संचालक में कुछ तो गुण ओशो जैसे होने चाहिए ताकि उस पे असर करे। तो आप कैसा बोल रहे हैं, आपका लहज़ा कैसा है, आपका मौन कैसा है, आपकी शब्दावली कैसी है, आपका समझाने का ढंग कैसा है, और तो और आपके अंदर भी वो मनोवैज्ञानिक गुण होना चाहिए। ये नहीं कि ओशो की रटी हुई बातें आप कैंप में रख दें। क्योंकि अमूमन क्या होता है, जो संचालक होते हैं वे ओशो की बातों को दोहराते हैं। आप कहेंगे इसमें ऐसी क्या खराब बात है? खराब बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप ओशो को ही परोस रहे हैं। लेकिन कई बार आप उसमें कुछ जब समझाते हैं, सामने वाले का तल अलग होता है, तो आपको वही बात कई ढंग से कहनी आनी चाहिए। कोई बच्चा पूछ रहा है, कोई स्त्री पूछ रही है, कोई पुरुष पूछ रहा है, कोई जवान पूछ रहा है, कोई बुजुर्ग पूछ रहा है, कोई विवाहित पूछ रहा है, कोई अविवाहित पूछ रहा है, कोई किसी और धर्म का इंसान है वो पूछ रहा है, तो कोई किसी और धारा का है वो पूछ रहा है। तो ऐसे में आपके पास इतनी वैरायटी होनी चाहिए, समझाने के इतने उदाहरण होने चाहिए कि आप हर तल पर उतर के उसे समझा सकें, बात पहुंचा सकें। ऐसा ना हो कि आप घूम फिर के रटी हुई दो बात कह दें। तो ठीक है, इससे आपने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन संचालक यदि कुशल वक्ता भी है, एक मनोवैज्ञानिक भी है, तो मजा आ जाता है। क्योंकि ओशो एक महामनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने इंसान के, मनुष्य के मानसिक तल पर, उसके चेतन अवचेतन मन पे भी काम किया। तो संचालक भी यदि थोड़ा बहुत मनोवैज्ञानिक हो जाए, सामने वाले के चेतन अवचेतन मन पे काम कर सके, तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट होता है और उसकी छवि को निखारता है और ओशो की इस बात को भी अच्छे बनाता है कि उसके संचालक जो शिविर का संचालन कर रहे हैं, वो वाकई ही संचालक होने के काबिल हैं। ध्यान शिविरों में संचालक सिर्फ अपनी वेशभूषा से या बातों से, ध्यान विधियों के कराने से संचालक ना हो। वह व्यवहार से, व्यक्तित्व से, बर्ताव से, अपने स्वभाव से भी संचालक हो। क्योंकि संचालक एक आम सन्यासी से ऊपर होता है। उसको देखकर लोग बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। उसको देखकर लोग अंदाजा लगाते हैं कि इनका गुरु कैसा होगा। उसको देखकर लोग सोचते हैं कि इन्होंने ओशो से क्या सीखा है, ये हमें क्या देगा। तो सिर्फ अच्छी बातें करना, एक ध्यान की विधि सिखाना या उन 3 घंटे या उस 1 घंटे की विधि को कराना सब कुछ नहीं होना चाहिए, या उस कैंप को खींचना भर काफ़ी नहीं होना चाहिए। आपको आप अपने संचालक से शिविर से पहले मिलें या शिविर के बाद मिलें, या कभी फ़ोन पे बात करें, उसके स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में वही असलियत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ध्यान शिविरों में कुछ है और ध्यान शिविरों के बाद कुछ है, कैंप के दौरान कुछ है और कैंप के बाद कुछ है। तो उसका व्यक्तित्व वही होना चाहिए जो वो कैंप के दौरान होता है, क्योंकि इससे भी लोगों के दिल में बहुत ठेस पहुँचती है। क्योंकि काफ़ी संचालक ध्यान शिविरों में तो अपने आप को जिस ढंग से प्रस्तुत करते हैं वो कुछ और होते हैं, लेकिन शिविर के बाद या शिविर के बाद लोग कभी मिलते हैं तो उनकी भूमिका, उनका बात करना या उनका व्यक्तित्व, व्यवहार, स्वभाव सब कुछ एकदम अलग होता है। तो उनको बहुत अलग लगता है कि जिससे हम कैंप में मिले थे वैसे नहीं है। तो संचालक को सच में वैसा होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। तो करुणा,
प्रेम, वात्सल्य, ये सब कुछ भीतर से हो, दिखावटी ना हो, ऊपरी ना हो, बनावटी ना हो। और ये तभी होगा जब संचालक भी एक साधक होगा, गहरा ध्यानी होगा। यदि वह ध्यानी होगा तो वे उसके अंदर से गुण प्रकट होंगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ दिखावा ऊपरी हो। तो संचालक को अपने भीतर इतना काम करना है, अपने ऊपर इतना काम करना है कि वह चलता फिरता ध्यान की प्रतिमूर्ति बन जाए। तभी उसको संचालन करना चाहिए, नहीं तो उसको ध्यान संचालन नहीं करना चाहिए। एक संचालक को अपने शिविर पर अच्छी पकड़ होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी होनी चाहिए। वह लकीर का फकीर ना हो कि मैं इसी विधि को जानता हूं और ऐसे ही जानता हूं। बहुत जरूरी है कि वो विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न आयामों को या समसामयिक विषयों को भी जाने। क्योंकि आज का जो इंसान, आज का जो मनुष्य कैंप में आता है, उसकी समस्याएं भी आज की होती हैं। उसकी समस्या भी समसामयिक होती हैं, फिर वो रिश्ते की हो, भय की हो, तनाव की हो, चिंता की हो, बोर्डम की हो। तो उस पे उसको बोलना आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ओशो सब कुछ पहले से बोल गए हैं, तो जब ओशो बोल गए हम क्यों बोले? क्योंकि जब कोई सामने वाला कुछ पूछता है तो जरूरी नहीं कि हर बार आप एकदम से प्रवचन चला पाएं और प्रवचन का कौन सा हिस्सा आप चला पाएं, और जब चलाएंगे वही बात का उत्तर निकलेगा। इतना वक्त भी नहीं होता और इतनी चीजें नहीं हो पाती। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है, वो संचालक से पूछ रहा है, तो संचालक की जिम्मेदारी बनती है कि उसके पास भी इतना गहन अध्ययन और अनुभव दोनों हो कि वो अपने उदाहरणों के साथ, अपने निजी अनुभवों के साथ उसकी समस्या सुलझा सके। कैंप में उसका कार्य सिर्फ ध्यान विधि को कराकर या यूं कहो उनके बारे में थोड़ा बहुत बताकर या नाच गाकर करना काफी नहीं होता। उसका भी उतना विद्वान होना, उतना अनुभवी होना, उतना ध्यानी होना जरूरी है। तो मित्रों, आशा है आपको समझ में आया होगा कि एक शिविर संचालक की क्या भूमिका होती है, क्या जिम्मेदारी होती है। और संचालक होना इतना सरल नहीं। संचालन और संचालक बहुत गहन तपस्या मांगता है, बहुत अध्ययन मांगता है, बहुत ध्यान मांगता है। आशा है आपको ये बात समझ आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।